हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अब्बे आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर 1 के अंदर हैं, जो भी स्टूडेंट जिन्होंने भी बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम का कोर्स ले रखा है, आप चाहे रेगुलर के स्टूडेंट हैं या एस के स्टूडेंट हैं, आप सभी के पास एक सब्जेक्ट रहेगा बिजनेस लॉ का। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको यहाँ चैनल पर जो आपका ये सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ का, इसका एग्जाम से रिलेवेंट जो भी कंटेंट है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, आपके एग्जाम के अंदर टॉपिक आ सकते हैं, वो सारे टॉपिक से रिलेटेड वो सारी यूनिट आपको यही चैनल पर कवर करवाने वाला हूँ। पांचों यूनिट आपकी कवर करी जाएंगी, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक की। जो जो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपके सिलेबस में दिए गए हैं, सारी चीजें कवर होने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन नोट्स से मैं आपको ये कवर करवा रहा हूँ, ये नोट्स आपके पेड नोट्स हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर डीएम करें, आपको 159 रुपीज में पांचों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी फ्री नोट्स होंगे जो कि पहले से वहाँ अपलोड हो रखे हैं, आप चाहें तो वो फ्री नोट एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, आज की वीडियो में हमें देखना है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। तो सबसे पहले द रजिस्टर्ड ऑफिस इज द ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एलएलपी वेयर इट इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और रेलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है? वो प्लेस जहां पर कंपनी रजिस्टर्ड होती है आरओसी के पास, मतलब जो आरओसी के पास कंपनी का एड्रेस लिखा होता है वो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहलाता है। इट्स सर्व एज अ प्राइमरी कॉन्टेक्ट पॉइंट फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ये एक कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है जहां पर जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होंगी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, वो उसी एड्रेस पे कम्युनिकेट की जाती हैं, इंक्लूडिंग लीगल नोटिस, कोरस्पॉन्डेंस फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी एंड सर्विसेज ऑफ प्रोसेस। चाहे कोई लीगल नोटिस हो, चाहे कोई गवर्नमेंट एजेंसी से कम्युनिकेशन हो, सारी चीजें उसी जगह पर कम्युनिकेट की जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है? द रजिस्टर्ड ऑफिस मस्ट बी अ फिजिकल एड्रेस लोकेटेड इन जुरिडिक्शन वेयर एलएलपी इज रजिस्टर्ड। एक एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस कैसा होना चाहिए? फिजिकल एड्रेस होना चाहिए और उस जगह पर होना चाहिए जहां पर वो एलएलपी रजिस्टर्ड हुई हो या इनकॉर्पोरेट हुई हो। इट मस्ट बी केपेबल ऑफ रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग कम्युनिकेशन ड्यूरिंग नॉर्मल बिजनेस आवर। और वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर नॉर्मल बिजनेस आवर में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो, वहां तक कम्युनिकेशन पहुंच सके। इनिशियल डिक्लेरेशन द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस इज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस जब एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन किया जाता है तभी मेंशन किया जाता है। एंड मस्ट बी प्रोवाइडेड इन एलएलपी एग्रीमेंट एंड अदर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। और वो एड्रेस का मेंशन होना जरूरी है एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर, और अगर कोई और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है तो उसके अंदर भी। The registered office address is a part of public record and is accessible to anyone seeking information about LLP। जो registered office होता है वो एक public रिकॉर्ड होता है, कोई भी चाहे वो LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस फाइंड कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है चेंजिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एन LLP। अगर किसी LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है? तो चेंजिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी में बिकम नेसेसरी ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज रिलोकेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। हाउ द प्रोसेस टिपिकली वर्क। क्या बोला है? रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करने की जरूरत कब पड़ती है? कई सारे रीजन होते हैं। बिजनेस रिलोकेट हो जाता है, मतलब दूसरी जगह बिजनेस के ऑपरेशंस को शिफ्ट कर दिया जाता है, या एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वीनियंस की वजह से इसे चेंज करना पड़ता है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले होता है रिजोल्यूशन बाय पार्टनर। द पार्टनर ऑफ एलएलपी मस्ट फर्स्ट पास अ रिजोल्यूशन अप्रूविंग द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। सबसे पहले जो एलएलपी के पार्टनर हैं वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हाँ, एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना है। दिस रिजोल्यूशन इज टिपिकली पास्ड एट पार्टनर्स मीटिंग और थ्रू रिटन कंसेंट। ये जो रिजोल्यूशन है वो पार्टनर की मीटिंग के थ्रू या फिर रिटन कंसेंट के थ्रू पास किया जाता है। उसके बाद नोटिफिकेशन टू अथॉरिटीज। तो नोटिफाई द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और रेलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी अबाउट द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस बाय फिलिंग द नेसेसरी फॉर्म। उसके बाद जब रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो जो भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है या जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है एलएलपी की, उसके पास इसकी नोटिफिकेशन भेजनी होती है, मतलब उन्हें कम्युनिकेट करना होता है कि जो भी उनको नेसेसरी फॉर्म फिल करके देने होते हैं कि हमें अपना ये रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है। द स्पेसिफिक फॉर्म एंड प्रोसीजर में वेरी वेरी बाय ज्यूरिडिक्शन। जो फॉर्म फिल करने हैं, जो आपको कंप्लायंस करनी है, जो भी प्रोसीजर है वो ज्यूरिडिक्शन टू ज्यूरिडिक्शन अलग अलग होता है।
नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो प्रिपेयर एंड सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विच में भी इंक्लूड फॉर्म ऑफ चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन अप्रूविंग द चेंज, अपडेट एलएलपी एग्रीमेंट रिफ्लेक्टिंग द न्यू रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। क्या बोला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ते हैं? जो फॉर्म चाहिए आपको रजिस्टर्ड ऑफिस की एप्लीकेशन देने के लिए, वो फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। साथ में जो पार्टनर का रिजोल्यूशन है उसकी कॉपी सबमिट करनी पड़ती है। उसके साथ में एलएलपी एग्रीमेंट अपडेट करके उसमें नया जो आपका एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है वो मेंशन करके उसे सबमिट करना होता है। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल, तो द रेगुलेटरी अथॉरिटी विल रिव्यू द एप्लीकेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू इंश्योर कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट। जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो एप्लीकेशन को चेक करेगी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है उन्हें कंप्लाई करेंगी। वंस अप्रूव्ड द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विल बी अपडेटेड इन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द एलएलपी। एक बार अप्रूव हो जाता है अगर आरओसी या रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से, वैसे ही कंपनी को क्या करना होता है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसे अपने सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में अपडेट करना होता है। नेक्स्ट है पब्लिक नोटिस, तो पब्लिश अ नोटिस इन लोकल न्यूज़पेपर और ऑफिशियल गैजेट इन्फॉर्म स्टेक होल्डर एंड द पब्लिक अबाउट द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। जब एक बार सारी चीजें हो जाती हैं तो पब्लिक न्यूज़पेपर, जो लोकल न्यूज़पेपर हो और गैजेट हो, उसके अंदर कंपनी को ये मेंशन करना होता है कि कंपनी का ये एड्रेस चेंज हो गया है, जिससे जो भी उसके स्टेक होल्डर्स है या पब्लिक है उन्हें इसके बारे में पता लग सके। नेक्स्ट है इफेक्टिव डेट, तो द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस बिकम इफेक्टिव अपॉन अप्रूवल बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड अपडेटिंग ऑफ रिकॉर्ड। कौन सी डेट को रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुआ है ये कब माना जाता है? जब रेगुलेटरी अथॉरिटी उस एड्रेस को अप्रूव कर दें और आप अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उसे अपडेट कर दें, तो वो कहलाती है उसकी इफेक्टिव डेट। ठीक है, ये तो हो गया रजिस्टर्ड ऑफिस का कंसेप्ट। अब हैगा चेंजिंग द नेम ऑफ एलएलपी। अगर आपको एलएलपी का नेम ही चेंज करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? सबसे पहले रिजोल्यूशन बाय पार्टनर, तो पार्टनर ऑफ एलएलपी मस्ट पास अ रिजोल्यूशन अप्रूविंग द चेंज ऑफ नेम। दिस रिजोल्यूशन इज टिपिकली पास्ड एट पार्टनर्स मीटिंग और थ्रू रिटन कंसेंट। सबसे पहले वही प्रोसेस है, पार्टनर्स को एक रिजोल्यूशन पास करना होता है कि एलएलपी का नेम चेंज करना है। ये जो रिजोल्यूशन है वो पार्टनर्स की मीटिंग में या रिटन कंसेंट के थ्रू पास किया जा सकता है। फिर आता है अवेलेबिलिटी चेक एंड रिजर्वेशन चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ डिजायर्ड न्यू नेम विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्या बोला है, उसके बाद जब एक बार रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो जो नया नाम रखना है उसको अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है आरओसी के पास कि पहले से उस नाम की कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट तो नहीं हो रखी है। सम ज्यूरिडिक्शन रिक्वायर रिजर्वेशन ऑफ नेम बिफोर प्रोसीडिंग, और अगर आप कोई और एलएलपी उस नाम से फॉर्म नहीं होती है तो उस नाम को आपको रिजर्व करना पड़ता है पहले कि हाँ हमें अपना ये नाम चेंज करना है, जिससे कोई और उसका यूज ना कर ले तब तक। फिर एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार, प्रिपेयर एंड सबमिट एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू नेम। उसके बाद आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है, जिससे में आपको उनका अप्रूवल चाहिए होता है कि वो आपको अप्रूवल दे दे नेम चेंज करने के लिए। द एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड, एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीजें होंगी? प्रपोज न्यू नेम ऑफ एलएलपी, क्या नाम रखना चाहते हो आप, रीजन फॉर चेंज, नाम क्यों चेंज करना चाहते हो, रिजोल्यूशन अप्रूविंग चेंज ऑफ नेम, नेम को चेंज करने का रिजोल्यूशन जो पास हुआ था उसको सबमिट करना होता है, और इसके अलावा जो भी आपको फीस होती है वो आपको उस फीस की पेमेंट करनी होती है। नेक्स्ट है अप्रूवल एंड इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट, द रजिस्ट्रार विल रिव्यू द एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड, इफ सेटिस्फाइड द रजिस्ट्रार विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ नेम चेंज अप्रूविंग द न्यू नेम। अब नेक्स्ट है पब्लिक नोटिस, तो पब्लिश अ नोटिस इन लोकल न्यूज़पेपर और ऑफिशियल गैजेट टू इन्फॉर्म स्टेक होल्डर एंड द पब्लिक अबाउट द चेंज ऑफ नेम। उसके बाद आपको लोकल न्यूज़पेपर और ऑफिशियल गैजेट के अंदर पब्लिक नोटिस देना होता है कि आपने ये नाम चेंज करा है, जिससे स्टेक होल्डर और पब्लिक को इसके बारे में पता लग जाए। फिर अपडेट रिकॉर्ड्स, अपडेट ऑल ऑफिशियल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ एलएलपी, और आपको सारे डॉक्यूमेंट जो भी एलएलपी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब में उस न्यू नेम को रिफ्लेक्ट मतलब चेंज करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एलएलपी नेम। नेम को चेंज करना और नेम में रेक्टिफिकेशन करने में डिफरेंस है। चेंज करने में आप बिल्कुल ही नया नाम रखते हैं, रेक्टिफिकेशन में जो भी आपके नेम में स्पेलिंग मिस्टेक होती है या कोई और मिस्टेक होती है उस चीज को आप ठीक करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम टिपिकली इन्वॉल्व करेक्टिंग एरर और इनकंसिस्टेंसी इन एलएलपी रजिस्टर्ड नेम। एलएलपी का जो रजिस्टर्ड नेम है उसके अंदर जो भी इनकंसिस्टेंसी वगैरह हो उन्हें ठीक करना कहलाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एलएलपी नेम। दिस प्रोसेस में वेरी स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन ज्यूरिडिक्शन बट जनरली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, आइडेंटिफाई द एरर और इनकंसिस्टेंसी इन एलएलपी रजिस्टर्ड नेम दैट रिक्वायर रेक्टिफिकेशन।
सबसे पहले आपको एरर को आइडेंटिफाई करवाना होता है कि आपके जो रजिस्टर्ड नेम है उसके अंदर क्या एरर है। फिर रेजोल्यूशन बाय पार्टनर, पार्टनर पास अ रेजोल्यूशन अप्रूविंग द रेक्टिफिकेशन ऑफ एलएलपी नेम। पार्टनर एक रेजोल्यूशन पास करेंगे जिसके अंदर वो ये अप्रूव करेंगे कि हाँ एलएलपी के नेम को रेक्टिफाई करना है। दिस रेजोल्यूशन में बी रिक्वायर्ड टू फाइल्ड विद आरओसी और रेलेवेंट अथॉरिटी, और इस रेजोल्यूशन को आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी है उनके पास सबमिट करना पड़ता है। Application for rectification, prepare and submit an application to registrar of company or relevant authority explaining the nature of the error and requesting rectification of name। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी होती है, उसे आरओसी के पास सबमिट करना होता है जिसके अंदर आप एक्सप्लेन करते हैं कि आपके नेम में क्या एरर है और आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके नेम की रेक्टिफिकेशन कर दी जाए। Include supporting documents such as resolution approving rectification and any evidence substantiating the need for rectification। आपको साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने होते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपने जो रिजोल्यूशन पास करा है वो रिजोल्यूशन आना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई एविडेंस है जो कि रेक्टिफिकेशन, जिसकी वजह से रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, ये पता लगे, तो वो चीज आपको सबमिट करनी होती है। नेक्स्ट आता है अप्रूवल एंड इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट। द रजिस्ट्रार विल रिव्यू द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट एंड सेटिस्फाई द रजिस्ट्रार विद इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ नेम ऑफ रेक्टिफिकेशन अप्रूविंग द करेक्टिव नेम। उसके बाद क्या होता है, जो आप रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, रजिस्ट्रार उस एप्लीकेशन को रिव्यू करता है। अगर वो एप्लीकेशन पूरी तरीके से सही होती है तो रजिस्ट्रार क्या करता है, आपको एक न्यू सर्टिफिकेट इशू कर देता है आपके रेक्टिफाइड नेम के साथ। नेक्स्ट है पब्लिक नोटिस। डिपेंडिंग ऑन जुरिडिक्शन रिक्वायरमेंट पब्लिश अ नोटिस इन लोकल न्यूज़पेपर और ऑफिशियल गैजेट टू इन्फॉर्म स्टेक होल्डर एंड पब्लिक अबाउट द रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर के अंदर और ऑफिशियल गैजेट के अंदर एक पब्लिक नोटिस देना होता है जिससे रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम के बारे में आपके स्टेक होल्डर और जनरल पब्लिक को पता लग सके। फिर आता है अपडेट रिकॉर्ड। अपडेट ऑल ऑफिशियल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट टू रिफ्लेक्ट द रेक्टिफाइड नेम ऑफ द एलएलपी। उसके बाद आपको एलएलपी का जो भी रेक्टिफाइड नेम है उसे अपडेट करना होता है, जो भी एलएलपी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उन सभी चीजों के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका चेंज ऑफ नेम, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम का कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है आपका पार्टनर्स। तो पार्टनर्स आर इंडिविजुअल और एंटिटी हु हैव इन्वेस्टेड इन द एलएलपी एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉस अकॉर्डिंग टू एग्रीड टर्म्स इन द एलएलपी एग्रीमेंट। पार्टनर कौन होता है, एक इंडिविजुअल या एंटिटी जिसने एलएलपी के अंदर इन्वेस्ट करा है और जो एलएलपी के प्रॉफिट एंड लॉस को उसके एलएलपी एग्रीमेंट के एलएलपी एग्रीमेंट में जैसा मेंशन है उसके अकॉर्डिंग एलएलपी के प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करता है, वो पर्सन कहलाता है एलएलपी का पार्टनर। पार्टनर होते कौन कौन से हैं एलएलपी में, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है और उसके अलावा बाकी अदर पार्टनर्स में आते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है, दीज आर पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच अंडर द एलएलपी एक्ट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। वो पार्टनर जो एलएलपी एक्ट के अंदर जिसे डेजिग्नेटेड कहा गया है और जो सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है उन्हें कंप्लाई करेगा, वो कहलाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। दे हैव एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपेयर टू अदर पार्टनर। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन डेजिग्नेटेड पार्टनर। अदर पार्टनर, दीज आर पार्टनर हु आर नॉट डेजिग्नेटेड बट आर स्टिल इन्वॉल्व्ड इन एलएलपी एक्टिविटी एंड शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे पार्टनर जो एलएलपी की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मतलब एलएलपी की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं बट डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को भी शेयर करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है अदर पार्टनर। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, सबसे पहले मैनेजमेंट। पार्टनर कलेक्टिवली पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ एलएलपी एज आउटलाइंड इन एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट में जैसा मेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग जो पार्टनर हैं वो मैनेजमेंट में और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं एलएलपी के। उसके बाद लाइबिलिटी क्या होती है, पार्टनर्स इन एन एलएलपी टिपिकली हैव लिमिटेड लाइबिलिटी मीनिंग देयर पर्सनल एसेट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन। जो पार्टनर्स होते हैं एलएलपी में उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब उनके जो पर्सनल एसेट होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, उन पर एलएलपी की लाइबिलिटी के लिए उन्हें यूज नहीं करा जाता है। नेक्स्ट है लीगल स्टेटस। तो पार्टनर्स आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी बट रेदर को ओनर हु शेयर इन द बिजनेस प्रॉफिट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पार्टनर जो होते हैं वो एलएलपी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, वो को ओनर होते हैं जो कि बिजनेस के प्रॉफिट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर का। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर हु आर डेजिग्नेटेड सच अंडर द एलएलपी एक्ट एंड हैव एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपेयर टू अदर पार्टनर।
वही बोला है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर ऐसा पार्टनर जिसको एलएलपी एक्ट के अंदर डेजिग्नेटेड कहा गया है और जिसकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू अदर पार्टनर, वो पर्सन कहलाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। इसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है? सबसे पहले कंप्लायंट डेजिग्नेटेड पार्टनर हैव स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू स्टैट्यूटरी कंप्लायंस सच एज फाइलिंग एनुअल रिटर्न, मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इंश्योरिंग लीगल ऑब्लिगेशन आर मीट। इसको कंप्लायंस करना पड़ता है कई सारी स्टैट्यूटरी जो ड्यूटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनके साथ, जैसे कि एनुअल रिटर्न फाइल करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना और लीगल ऑब्लिगेशन को मीट आउट करना। रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे आर ऑथराइज्ड टू रिप्रेजेंट द एलएलपी इन डीलिंग विद रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड थर्ड पार्टी। अगर किसी एलएलपी को किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी या थर्ड पार्टी के साथ डील करना है तो उसकी एलएलपी तो खुद डील नहीं कर सकती है, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी को रिप्रेजेंट करते हैं और थर्ड पार्टी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ डील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लाइबिलिटी। लाइक अदर पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर आल्सो एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन। लाइबिलिटी जो होती है वो इनकी भी लिमिटेड लाइबिलिटी ही होती है। अपॉइंटेड, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर आर अपॉइंटेड एज पर एलएलपी एग्रीमेंट और थ्रू अ रिजोल्यूशन पास बाय पार्टनर। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू या फिर रिजोल्यूशन पास कर बाकी पार्टनर रिजोल्यूशन पास करते हैं तब अपॉइंट किया जाता है। चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट बी नोटिफाइड टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और रेलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट करा जा रहा है, रिजाइन दे रहा है वो, या रिमूव करा जा रहा है, तो इन सभी चीजों के बारे में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी या फिर जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी हैं उन्हें बताना कंपलसरी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज क्या क्या होती हैं? तो डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट इंश्योर कंप्लायंस विद ऑल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अंडर एलएलपी एक्ट, फाइलिंग एनुअल रिटर्न, मेंटेनिंग अकाउंट एंड नेसेसरी डिस्क्लोजर। क्या कंप्लायंस करने होते हैं? एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है, अकाउंट्स को मेंटेन करना होता है, नेसेसरी डिस्क्लोजर देने होते हैं, तो ये सारी उसकी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिलेशन अमंग पार्टनर। जो एलएलपी के पार्टनर होते हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन होता है? तो सबसे पहले कोओनरशिप एंड कोलैबोरेशन। पार्टनर इन एलएलपी आर को-ओनर ऑफ बिजनेस एंटिटी। जो पार्टनर होते हैं वो बिजनेस एंटिटी के को-ओनर कहलाते हैं। दे कोलैबोरेट टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन, सेट ऑपरेशनल गोल एंड मैनेज द अफेयर ऑफ एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी एग्रीमेंट एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। वो क्या करते हैं? कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग लेने में, गोल्स को सेट करने में और एलएलपी के अफेयर को मैनेज करने में, जैसा कि एलएलपी एग्रीमेंट में मेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है द रिलेशन अमंग पार्टनर इज ऑफन गवर्न बाय म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड शेयर कमिटमेंट टू द सक्सेस ऑफ एलएलपी। जो पार्टनर रहेंगे उनकी जो रिलेशनशिप होती है वो म्यूचुअल ट्रस्ट पर, रिस्पेक्ट पर और शेयर कमिटमेंट के थ्रू गवर्न होती है। फिर आता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पार्टनर में हैव डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑन देयर पर्सनल स्किल, एक्सपर्टीज एंड एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो पार्टनर होते हैं एलएलपी के उनके अलग अलग रोल होते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनके स्किल, एक्सपर्टीज और एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर। Responsibilities are typically outlined in LLP agreement covering areas such as management duty, financial contribution and profit sharing agreement। जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होती हैं कि वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करेंगे, मैनेजमेंट ड्यूटीज क्या होंगे और प्रॉफिट शेयरिंग की अरेंजमेंट क्या होगी। क्लियर डिलाइनेशन ऑफ रोल हेल्प इन एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग एंड ऑपरेशन विद इन द एलएलपी। अगर ये सारी चीजें क्लियर होती हैं तो इससे एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग होती है और एलएलपी के ऑपरेशन भी स्मूथली रन होते रहते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्शियसनेस। पार्टनर कोलैबोरेट टू मेक डिसीजन दैट अफेक्ट द एलएलपी ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। जो पार्टनर्स होते हैं वो कोलैबोरेट करते हैं डिसीजन लेने में, एलएलपी के ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देने में। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व डिस्कशन, कंसल्टेशन एंड वोटिंग एज पर टर्म्स स्पेसिफाइड इन एलएलपी एग्रीमेंट। डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? डिस्कशन हो सकता है, कंसल्टेशन हो सकती है और वोटिंग के थ्रू डिसीजन लेना भी हो सकता है। नेक्स्ट है कॉन्शियस बिल्डिंग अमंग पार्टनर इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन हार्मोनी एंड अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट विद इन द एलएलपी। पार्टनर्स के बीच में कॉन्शियसनेस बिल्डिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होता है? हार्मोनी बनी रहती है और जो पार्टनर्स का इंटरेस्ट है वो एलएलपी के इंटरेस्ट के साथ अलाइन करता रहता है। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो कन्फ्लिक्ट अमंग पार्टनर में अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन ओपिनियन, प्रायोरिटीज और एक्सटर्नल फैक्टर। जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी अराइज हो सकता है, कई बार ओपिनियन की वजह से, प्रायोरिटीज की वजह से और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। Effective conflict resolution mechanism such as mediation or arbitration may be outlined in LLP agreement to address dispute and maintain operational continuity। LLP agreement के अंदर एक अच्छा
कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए, जिससे क्या हो, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उससे एलएलपी के ऑपरेशन में अफेक्ट ना हो और एलएलपी की कंटिन्यूटी चलती रहे। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग एंड फाइनेंशियल मैटर। तो पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एलएलपी बेस्ड ऑन एग्रीड टर्म्स इन एलएलपी। जो पार्टनर्स का प्रॉफिट या लॉस का शेयर होगा वो एलएलपी एग्रीमेंट में मेंशन होता है। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी हेल्प फोस्टर ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन अमंग पार्टनर। जो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो पार्टनर्स को अंदर क्या करती है, इनकरेज करती है उनके ट्रस्ट की वजह से और कोलैबोरेशंस की वजह से। प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ एलएलपी। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर होगा तो इससे क्या होता है, प्रॉफिट इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होता है और जो एलएलपी है उसकी ग्रोथ भी सस्टेनेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी। तो सबसे पहले लाइबिलिटी का एक्सटेंट क्या है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। वन ऑफ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ एलएलपी इज दैट पार्टनर एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन। जो पार्टनर होते हैं उनके पास लिमिटेड लाइबिलिटी की प्रोटेक्शन होती है। दिस मीन्स दैट पार्टनर आर जनरली नॉट पर्सनली लायबल फॉर द डेट ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी बियॉन्ड देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन टू एलएलपी। इसका मतलब क्या होता है, जो पार्टनर होते हैं वो पर्सनली लायबल नहीं होते हैं किसी भी डेट या ऑब्लिगेशन जो कि एलएलपी की है उसके लिए, जितना उनका कंट्रीब्यूशन है उसके बियॉन्ड, एक्सेप्ट इन केस ऑफ देयर ओन मिसकंडक्ट। लेकिन अगर वो खुद कोई मिसकंडक्ट करते हैं, कोई रॉन्ग एक्ट करते हैं, तो फिर उसके लिए वो पर्सनली लायबल होते हैं, उसके लिए एलएलपी लायबल नहीं होगी। द पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर आर टिपिकली शील्डेड फ्रॉम क्लेम अगेंस्ट एलएलपी। जो पर्सनल एसेट्स होते हैं पार्टनर के वो बच्चे प्रोटेक्टेड होते हैं एलएलपी के क्लेम के अगेंस्ट। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है लिमिटेड लाइबिलिटी की। सबसे पहले पर्सनल रॉन्ग डूइंग, मतलब पार्टनर कैन बी हेल्ड पर्सनली लायबल इफ दे एंगेज इन रॉन्गफुल एक्ट और मिसकंडक्ट दैट लीड टू हार्म और लॉस। अगर पार्टनर खुद किसी रॉन्ग डूइंग में है या मिसकंडक्ट में है तो फिर उसके लिए वो पर्सनली लायबल हो जाता है। फिर पर्सनल गारंटी, पार्टनर प्रोवाइड अ पर्सनल गारंटी फॉर द एलएलपी डेट और ऑब्लिगेशन, दे मे बी पर्सनली लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी। अगर कोई पार्टनर खुद पर्सनली गारंटी देता है एलएलपी को कि अगर कोई भी होता है डेट या ऑब्लिगेशन तो उसके लिए वो गारंटी दे रहा है, तो फिर उस केस में वो उतने एक्सटेंट तक के लिए लायबल हो जाता है। फ्रॉड, इफ अ पार्टनर एंगेज इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी दैट हार्म अदर, दे मे बी पर्सनली लायबल। अगर कोई पार्टनर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में एंगेज होता है जिससे दूसरे पार्टनर या एलएलपी को कोई लॉस होता है तो उसके लिए फिर वो पर्सनली लायबल होता है। लायबिलिटी ऑफ एलएलपी, तो इसका क्या मतलब है, लायबिलिटी ऑफ एलएलपी इटसेल्फ इज लिमिटेड टू इट्स एसेट क्रेडिटर एंड क्लेमेंट टिपिकली कैन नॉट परसीव द पर्सनल एसेट ऑफ पार्टनर बियॉन्ड देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन। जो एलएलपी होती है उसकी भी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जितने उसके पास एसेट है उतना ही वो क्लेम को पूरा कर सकती है। बाकी जो क्रेडिटर या क्लेमेंट है वो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को एक तरीके से यूज नहीं कर सकते लायबिलिटी का क्लेम सेटल करने के लिए। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट विसल ब्लोइंग का। तो विसल ब्लोइंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ एक्सपोजिंग रॉन्ग डूइंग और अनएथिकल बिहेवियर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। विसल ब्लोइंग क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रॉन्ग डूइंग हो रही है, कोई अनएथिकल बिहेवियर हो रहा है, उसे एक्सपोज करना, वो कहलाता है विसल ब्लोइंग। इट टिपिकली इन्वॉल्व एन एम्प्लॉय और इनसाइडर हु विटनेस मिसकंडक्ट, फ्रॉड, करप्शन और एनी फॉर्म ऑफ अनएथिकल बिहेवियर एंड डिसाइड टू रिपोर्ट टू रेलेवेंट अथॉरिटी। इसके अंदर क्या होता है, कोई एम्प्लॉय या कोई इनसाइडर पर्सन जो कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही होता है, जो जिसे पता होता है कि मिसकंडक्ट हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, करप्शन हो रहा है और वो इस चीज को रेलेवेंट अथॉरिटीज को बता देता है, तो वो कहलाता है विसल ब्लोइंग। अब विसल ब्लोइंग कई तरीके की होती है। सबसे पहले फ्रॉड, इसमें मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एम्बेजलमेंट और ब्राइबरी। इसके अंदर क्या आ जाता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मिसरिप्रेजेंट करना, एम्बेजलमेंट और ब्राइबरी वगैरह होते हैं, तो वो फ्रॉड की रॉन्ग डूइंग हो जाती है। फिर एथिकल वायलेशन, कई बार क्या होता है, एथिकल स्टैंडर्ड और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को वायलेट करा जाता एक तरीके से ब्रीच करा जाता है। फिर है सेफ्टी वायलेशंस, नेग्लिजेंस इन वर्क प्लेस सेफ्टी और एनवायरमेंट रेगुलेशन, मतलब वर्क प्लेस सेफ्टी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, एनवायरमेंट को सही से रेगुलेट नहीं करा जा रहा है, तो उसकी नेग्लिजेंस की वाले चीज को भी रॉन्ग डूइंग में कंसीडर करा जाता है, या फिर कोई मिसकंडक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ विसल ब्लोइंग की। विसल ब्लोइंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो विसल ब्लोइंग प्रोमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और अकाउंटेबिलिटी भी आती है। फिर है रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग रॉन्ग डूइंग अर्ली में मिटिगेट रिस्क सच एज लीगल लायबिलिटी।
इससे क्या होता है, रिस्क भी बच जाता है। पहले ही ये फाइंड कर लेना कि क्या गलत हो रहा है, जिससे कोई भी लीगल लायबिलिटी ना आए, तो वो भी विसल ब्लोइंग की इंपॉर्टेंस है। फिर है पब्लिक इंटरेस्ट। विसल ब्लोइंग सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट बाय एक्सपोजिंग मिसकंडक्ट। ये पब्लिक के इंटरेस्ट को भी सर्व करती है मिसकंडक्ट को एक्सपोज करके, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कन्वर्जन इनटू एलएलपी। Converting a business entity into LLP limited liability partnership involve transiting from an existing legal structure such as partnership or sole proprietorship to LLP format. कन्वर्जन इनटू एलएलपी का मतलब क्या होता है, कोई और बिजनेस एंटिटी है जो कि पहले या तो पार्टनरशिप थी या प्रोप्राइटरशिप थी, वो अब किसमें आपकी एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहती है, तो वो कहलाता है कन्वर्जन इनटू एलएलपी। इसका स्टेप क्या होता है, सबसे पहले इवेल्युएट एलिजिबिलिटी। सबसे पहले कंपनी को अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है कि क्या वो एलिजिबल है एलएलपी फॉर्म करने के लिए या नहीं। इसके अंदर आपके इंश्योर दैट एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटिटी एलिजिबल फॉर कन्वर्जन, एलएलपी एक्ट को देखना होता है कि उसमें क्या क्या चीजें मेंशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कौन कौन एलएलपी में कन्वर्ट हो सकता है, पार्टनरशिप हो गई, प्राइवेट कंपनी हो गई, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो गई, ये सारे एलएलपी के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर है कंसेंट ऑब्टेन करना, तो सारे पार्टनर से, सारे मेंबर से, जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटिटी है उनसे कंसेंट लेनी होती है कि हाँ हम अपने बिजनेस को एलएलपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको रिजोल्यूशन भी पास करना पड़ सकता है या फिर आप रिटर्न कंसेंट भी ले सकते हैं सारे स्टेक होल्डर से। फिर एप्लीकेशन प्रिपरेशन करनी होती है। एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या करना होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, मतलब किस एंटिटी से, किस टाइप की बिजनेस एंटिटी से एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहते हैं वो मेंशन करना होता है। एलएलपी एग्रीमेंट बनाना पड़ता है आपको एक, उसके साथ बाकी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारी चीजें देनी होती है। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल करने होते हैं प्रिस्क्राइब फी के साथ। फिर अप्रूवल प्रोसेस, द रजिस्ट्रार विल रिव्यू द एप्लीकेशन, जो रजिस्ट्रार है वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा जो आपने सबमिट करी है। अगर वो सेटिस्फाइड होता है तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर एलएलपी इशू करके दे देगा। उसके बाद क्या होता है, आपके जो भी एसेट और लायबिलिटी होते हैं वो एलएलपी में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे आप टैक्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को अब आपको कंप्लाई करना होता है। फिर आपको इस चीज का एक पब्लिक नोटिस देना होता है लोकल न्यूज़पेपर ऑफिशियल गैजेट के अंदर, ठीक है। फिर पोस्ट कन्वर्जन कंप्लायंस क्या होता है, इसके अंदर आपको जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती हैं एक एलएलपी के लिए, अब उन सारी चीज़ों को कंप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि एनुअल रिटर्न फाइल करना, अकाउंट्स को मेंटेन करना, ऑडिट कंडक्ट करवाना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं एलएलपी के, वही सारे आएंगे। लिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है और फ्लेक्सिबल इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो जाती है और यूनिट नंबर 5 ही नहीं, हमारा पूरा बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। सारे यूनिट्स मैंने आपको कवर करवा दिए हैं, वीडियोस चैनल पर अपलोड हो रखे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चेक कर सकते हैं। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना ना भूलो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। थैंक यू। और चला के बैठ जाती है पे 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 सुबह से। कुछ तो अपने खाती रहेगी पे 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 और नहीं हो रहा है।